हम बात करेंगे आज मोदी जी और अटल बिहारी वाजपेयी की। ये अटल बिहारी वाजपेयी की अगर बात करते हैं तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर दैट इंडिया एवर हैड। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक ऐसे एरा में कुर्सी संभाली जब भयानक अनस्टेबिलिटी थी। बीजेपी को शीर्ष तक पहुंचाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी। अब की बारी अटल बिहारी, 1996 का नारा। जो भी टॉपिक्स आपको चाहिए, चाहे वो कोई दो चीज हो, चाहे वो दो पर्सनालिटीज हो, चाहे वो दो किताबें हो, आप मुझे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स कमेंट बॉक्स में बताइए। अब आदत होगी डिस्क्रिप्शन भी बोलने की, तो वो मैं कवर करूंगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी वो पॉलिटिशियन थे जिन्होंने पॉलिटिक्स के पैमाने ही बदल दिए। राजनीति होती क्या है असली में, वो अटल बिहारी वाजपेयी ने समझाया। नरेंद्र मोदी एक स्टेप आगे ले गए उसको। नरेंद्र मोदी राजनीति होती तो है बेटा, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है वो नरेंद्र मोदी जी ने बता दिया। तो नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी में क्या सिमिलैरिटीज थी? सबसे बड़ी सिमिलैरिटीज तो दोनों ही आरएसएस के प्रचारक के रूप में उन्होंने काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो भैया वो 13 दिन की सरकार कोई भूल नहीं सकता। 1984 में खाली बीजेपी को 2 सीटें मिली थी, 2 सीटें। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, 3 बड़े लीडर, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी। और ऐसा बोला जाता है कि तीनों की ही नरेंद्र मोदी से नहीं बनती थी। और यह बात जग जाहिर है कि अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे रिश्ते तो नहीं थे, ठीक है। तो जब 1984 में 2 लोकसभा सीट आई थी, तब बोला कि यह पार्टी क्या कर लेगी। 1989 में 84 सीट आई, समझ रहे। 1991 में राम मुद्दे पर 120 सीटें आई। 1996 में 182 सीटें आई, ठीक है, नहीं 161, सॉरी 161। फिर 1998 और 1999 में 182। हालांकि फिर यह आंकड़ा डाउन हुआ जब 2004 में इलेक्शन हुए और 138 के करीब सीटें आई थी, आई गेस, ठीक है, थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। लेकिन उसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी, इससे पहले कभी नहीं हुआ था, 335 सीटें लेके आए थे। तो बात यहां पे यह है कि यहां पे तो रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स ज्यादा मिलते हैं नरेंद्र मोदी को, क्योंकि भैया अभी तक बहुमत जो है बीजेपी को कभी भी नहीं मिली थी। और आपको बता दूं कि 1989 के बाद, इनफैक्ट 1991 के बाद, 1991 में 1984 के बाद ये पहली पार्टी थी जिसको जो पूर्ण बहुमत से, और पूर्ण बहुमत के बहुत सारे फायदे भी होते हैं। तो हम सबको पता है अटल बिहारी वाजपेयी की जब 13 दिन की सरकार थी, तो वो जो लोकसभा में 1.5 घंटे का जो उन्होंने भाषण दिया था कि सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन ये देश रहना चाहिए, ये देश खत्म नहीं होना चाहिए, रोंगटे खड़े कर देने वाला वो भाषण था। अगर अभी तक नहीं देखा है तो उसको जरूर देखो, ठीक है ना। तो ये 1998 से 2004 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे और इन्होंने सकुशल सरकार चलाई थी। सकुशल, एक ऐसे इंसान भाई, पोइट्री से जो इनकी पोइट्री थी वो तो जबरदस्त थी, ठीक है, गीत नहीं गाता हूं, क्या बात है ना। और साथ ही साथ जो ओरेटरी स्किल्स थी, जो बोलते थे, अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता थे ना, जब वो बोलते थे लगता था वो बोलते ही रहे। ओरेटरी स्किल्स में नरेंद्र मोदी भी बहुत माहिर है और अटल बिहारी वाजपेयी भी बहुत माहिर है। दोनों में एक कॉमन बात है, सिमिलैरिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी ओरेटरी स्किल्स पे बाजी मारते हैं, क्योंकि जब वो बोलते थे ना तो सारी पार्टियां ध्वस्त हो जाती थी। अटल बिहारी वाजपेयी शायद इतिहास में कैसे नेता होंगे, अगर भारतीय इतिहास की बात करें, जो सारी पार्टीज को एक साथ, क्या पक्ष क्या विपक्ष, 13 से ज्यादा पार्टीज अटल बिहारी वाजपेयी को सपोर्ट करती थी। आपको पता है ये बात। 1999 में सरकार चलाना कितना मुश्किल होता था। कोई प्रॉब्लम करेगा, कोई ये करेगा, कोई वो करेगा, लेकिन सारी पार्टी को भैया सबका साथ सबका विकास यहां पे अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया था। ये हिसाब किताब है। तो 2018, 1924 से लेकर 2018 तक, तो अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें, 25 दिसंबर 1924 में ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। एमपी में ये जन्मे थे। और देखिए इनके पिताजी भी पोएट थे। शुरुआत इन्होंने आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में, ये देखिए ये दोनों में सिमिलैरिटी थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है वो भी एक प्रचारक के रूप में आए, अटल बिहारी वाजपेयी के प्रचारक के रूप में आए। लेकिन यहां पे दोस्तों एक ट्विस्ट है। अटल बिहारी वाजपेयी की जो लाइफ थी वो इतनी स्ट्रगलिंग नहीं थी, क्योंकि जो माहौल था पढ़ाई का वो उनको पैदा होते ही मिला था, ठीक है, एक इंटेलेक्चुअल किस्म के थे। बट नरेंद्र मोदी की लाइफ ज्यादा स्ट्रगलिंग थी। नरेंद्र मोदी का जन्म, उनके पिताजी चाय की दुकान लगाते थे, 6 बच्चों में तीसरे थे वो। मुश्किलात बहुत ज्यादा थी। वार्ड नगर के स्टेशन पर उनकी चाय की दुकान थी, चाय की टपरी थी। तो नरेंद्र मोदी, देखिए
नरेंद्र मोदी हमको बहुत बड़ी, आपके उनसे कितने भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो, ठीक है, लेकिन एक चीज तो आप मानिए कि एक कोई ये सोच नहीं सकता कि एक अगर इंसान चाय बेच रहा है वो एक दिन देश का प्रधानमंत्री होगा। लेकिन ये भारत की डेमोक्रेसी की खास बात है, भारत के लोकतंत्र की खास बात है कि अगर आपकी जो मेहनत है वो एकदम बढ़िया है और डिटर्मिनेशन है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो अगर नरेंद्र मोदी कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। तो यहां पे नरेंद्र मोदी को मार्क्स ज्यादा मिलते हैं क्योंकि उनके जो बैकग्राउंड था उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल था। एक बात बता दूं कि नरेंद्र मोदी खुद अपने इंटरव्यू में बताते हैं और ये बात बोलते बोलते इमोशनल हो जाता है कि मैंने अपनी मां को दूसरों के घरों में बर्तन मांजते हुए देखा है, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। तो आरएसएस दोनों नहीं ज्वाइन किया। नरेंद्र मोदी तो भैया ऐसे थे कि जब ऐसा बोला जाता है और ऐसा है भी कि जब उनकी शादी तय हुई तो उन्होंने बोला कि मुझे शादी नहीं करनी, भाग गया वो घर छोड़ के। 2 साल बाद वो आए। स्वामी विवेकानंद और बेंजामिन फ्रैंकलिन का नरेंद्र मोदी पे बहुत ज्यादा असर हुआ। तो जब वो वापस आए तो पूरे ट्रांसफॉर्म्ड, पता नहीं कहां गए, लेकिन उस समय बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी ने बहुत ट्रैवल किया था, हिमालय और पता नहीं कहां का, हर जगह गए वो, ठीक है। और उसके बाद जब वो वापस आए तो एकदम ट्रांसफॉर्म्ड। और उसके बाद फिर वो अंकल क्या है, अहमदाबाद गए। अंकल उनके जो थे वो चाय की दुकान वहां पे भी लगाते थे, वहां पे भी चाय की टपरी थी। और देखिए साइकिल पे नरेंद्र मोदी चाय बेचते थे, कितना दिमाग उस समय, सपने कितने बड़े, और पता था, भरोसा था। उन्होंने आरएसएस के ऑफिस के सामने ही चाय की टपरी खोली। तो इससे क्या हुआ कि जितने भी आरएसएस के मेंबर्स आते थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने भाई बचपन से आरएसएस को ज्वाइन कर लिया था, शुरुआत में दूसरी पंक्ति में ही खड़े होते थे, तो जितने भी आरएसएस के लीडर्स आते थे सब इस बच्चे को पहचान लेते थे। डिस्कशन तो चाय की टपरी पे ही होता है ना, और होता कहां है, और वहां पे आप चमक गए तो बस खेल खत्म। तो वही चीज है। अब अटल बिहारी अगर वाजपेयी की बात करें तो ही वॉज द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द लोकसभा। भाई देखो, भारतीय जनसंघ आज की बीजेपी है। 1947 के बाद 1951 में जब श्याम प्रसाद मुखर्जी का देहांत हुआ, भाई अनशन करते हुए उनकी जान गई, तब भारतीय जनसंघ जो है वो लैमलाइट में आई। अब उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब नए चेहरे थे, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय के जाने के बाद उनके ऊपर भी बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि वो क्या, किस तरीके से उनकी देहांत हुआ, हत्या हुई, ठीक है। तब हम ये देखते हैं कि यहां पे अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ा, ठीक है, जिसमें एक कंस्टिट्यूएंसी लखनऊ से भी हार गए थे, वो एक कंस्टिट्यूएंसी का मैं नाम भूल गया, ठीक है, जिससे वो चुनाव जीते थे। और फिर हम ये देखते हैं कि ही बिकेम दी एमपी। बहुत जल्दी वो भारतीय जनसंघ में आ गए। और क्योंकि स्किल्स उनकी ऐसी थी कि देखिए उस समय पढ़ा लिखा इंसान प्लस इतना शानदार पॉलिटिक्स में पकड़ रखने वाला, शुरुआत में अगर कॉलेज पॉलिटिक्स की भी बात करें ना तो अटल बिहारी वाजपेयी का कुछ ऐसा रुतबा था कि कोई भी अगर उनके साथ बैठ जाता था ना तो भाई वो मुरीद हो जाता था। जैसे महात्मा गांधी हर किसी को ट्रांसफॉर्म कर देते थे, वैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी का भी कुछ ऐसे हिसाब किताब था, ठीक है। अब देखिए अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल स्ट्रगल काफी हद तक सिमिलर है। हालांकि नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल स्ट्रगल थोड़ा सा ज्यादा है। अटल बिहारी वाजपेयी क्योंकि आर्ट ऑफ कन्विंसिंग थी उनमें। अब अगर हम उनकी बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की, भैया 1984 में तो खाली बीजेपी को 2 सीटें मिली। उससे पहले जब भाई 1975 अगर इंदिरा गांधी इमरजेंसी नहीं लगा दी तो शायद अटल बिहारी वाजपेयी कभी प्रधानमंत्री ना होते और कभी बीजेपी का इतना बड़ा राइज नहीं होता। इमरजेंसी के बाद 1977 में जब जनता पार्टी बनी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, तब जाके अटल बिहारी वाजपेयी को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दिया गया, फॉरेन मिनिस्ट्री। लेकिन उसके बाद 1979 में सब कोलैप्स कर गया, ठीक है। जनता पार्टी फिर जब इलेक्शन हुआ 1980 में तब तो गई जनता पार्टी। फिर 1984 में जब इलेक्शन हुआ तो खाली 2 सीटें मिली थी, बहुत कम से 2 सीटें यहां पे बीजेपी को मिली थी। और उसके बाद जब राम मंदिर का मुद्दा उठा, राम मंदिर भाई लाठी डंडा खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, वहां पे लाल कृष्ण आडवाणी जो है, आप एक चीज और आपको बता दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी से ज्यादा पॉपुलर नहीं, लाल कृष्ण आडवाणी जो है वो संघ में ज्यादा पॉपुलर थे। लाल कृष्ण आडवाणी जो है वो अध्यक्ष, और प्लस उनको जो है वो ज्यादा फेवरिज्म था कि यही। लेकिन एलके आडवाणी बहुत ही इंटेलिजेंट नेता थे, उनको पता था कि मेरे पास जन सहयोग नहीं है। फिर मैं भाई सिंधी, थोड़ा सा ये था कि भाई कहीं ना कहीं हम कम है, तो इसकी वजह से अटल बिहारी वाजपेयी को आगे बनाओ। आपको बता दूं कि जब लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल बिहारी वाजपेयी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए और अध्यक्ष के लिए नॉमिनेट किया तो अटल बिहारी वाजपेयी भी परेशान कि भाई ये तो मतलब उन्होंने मंच से ही लाल कृष्ण आडवाणी से बोल दिया था। लाल कृष्ण आडवाणी ने बोल दिया था कि अब आपके नेता जो हैं वो अटल बिहारी होंगे, अब की बारी अटल बिहारी। तो अटल बिहारी जब वो नीचे उतरे, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी बोला भाई ये क्या कर दिया, बोला कि अगर मैं तुमसे ऐसे बोलता तो तुम मानते ही नहीं। ये रिलेशन था लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी में, बहुत घनिष्ठ मित्र, भाई की तरह थे, ठीक है। अच्छा, अब इसी दौरान जो है नरेंद्र मोदी का भी उदय हो रहा था। यस,
नरेंद्र मोदी गुजरात में, भैया 1989 की बात है ये, पैरेलली देखते चलिए। अटल बिहारी वाजपेयी जो है, इधर जो है वो सत्ता की लड़ाई, केंद्र में कौन आएगा, किसकी सत्ता बनेगी, और उधर अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी जो है वो तैयार हो रहे हैं। कैसे तैयार हो रहे हैं भैया? रथ यात्रा निकाली थी राम मंदिर के लिए, ठीक है। रथ यात्रा लाल कृष्ण आडवाणी ने निकाली। रथ यात्रा के पहले सारथी कौन थे? नरेंद्र मोदी। गुजरात में जब एंटर हुई, हर जगह प्रॉब्लम हुई, जहां जहां से भी रथ यात्रा गई, भाई पूरा का पूरा रूट था, अल्टीमेटली लास्ट अयोध्या जाना था, तो जहां से भी रथ यात्रा की वहां पे दिक्कतें हुई, मतलब थोड़े कम्युनल टेंशंस हुए, एक्सेप्ट गुजरात। एक बहुत बड़ा किस्सा कहा जाता है कि जब नरेंद्र मोदी को पूरा दारोमदार दिया गया तो गुजरात में नरेंद्र मोदी ने भाई बाजी मार ली और वहां से बीजेपी के टॉप स्टार हो गए कि भैया गुजरात में ये लड़का जो है वो कमाल करेगा। तो हुआ क्या कि जब नरेंद्र मोदी को ये सब कुछ दिया तो उनको घूमने फिरने का बहुत शौक था, तो शाम को वो घूमने निकल जाया करते थे। तो अब मुरली मनोहर जोशी बहुत शीर्ष के नेता, तो भाई वो एक बार क्या हुआ कि रात में उन्होंने डिनर कि चलो सब लोग डिनर करेंगे, सारे कार्यकर्ता को बुलाओ। नरेंद्र मोदी शाम को गायब। तो नरेंद्र मोदी जब वापस आए तो बड़ी डांट लगाई यहाँ पे मुरली मनोहर जोशी ने कि क्या है, मतलब क्या भैया, किधर, कहां घूम रहे हो, कहां पे, कहां खाने चले गए, सबको साथ में मिलकर खाना है। बहुत डांट लगाई। तो ऐसा बोला जाता कि वहीं से ही थोड़े रिश्ते जो है मुरली मनोहर जोशी से अच्छे नहीं थे, बट मुरली मनोहर जोशी को बहुत बड़ा श्रेय जाता है क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी को भाई प्रेस से उन्होंने तो इंट्रोड्यूस करवाया था, बहुत तारीफ भी करते थे कि ये जो लड़का है ना यही गुजरात का भविष्य है ना। तो ये हिसाब किताब था। तो ये जो गुजरात में यात्रा बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाई, मजा आ गई, ठीक है। ये हुआ। अब 1991 आता है दोस्तों। 1991 में अगेन पीवी नरसिम्हा राव की सरकार। अटल बिहारी वाजपेयी को मैन ऑफ डिसेंसी बोला जाता था कि बहुत ही डिसेंट थे ये, है ना। बोलचाल एक तो बहुत ही नर्म, और एक कहता ना कि एक ऐसा इंसान जो जिसमें कोई दाग नहीं, है ना। अब हम ये देखते हैं कि 1996 में बहुत बड़ा मौका आया जब बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा बहुमत मिला। बहुत जल्द ये बीजेपी को पता चल गया था कि देखिए राम मंदिर पे हम अगर इतना कम्युनल स्टांस दिखाएंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो फिर वो सबकी बातें करने लगे। कांग्रेस का भी हिसाब कितना बड़ा गड़बड़ था, ठीक है। तो 1996 में हम सबको पता है भैया ये आए अटल बिहारी वाजपेयी, भैया सरकार बनाने में कामयाब हो गए, बट सबसे ज्यादा सीटें मिली थी इनको 161। 13 दिन का वक्त दिया था उस समय शंकर दयाल शर्मा ने कि सरकार बना लो अपनी, प्रेसिडेंट जो थे। उनको पता था कोई पार्टी सपोर्ट करेगी नहीं। कांग्रेस का रिकॉर्ड ऐसा था कि वो किसको, कांग्रेस तो ऐसा थी ना कि कांग्रेस कहती थी हाँ सपोर्ट ले जाओ, फिर बाद में सपोर्ट ही खींच लेती थी। वो वही फिर पता था कि अटल बिहारी वाजपेयी, बट फिर भी उन्होंने ये रिस्क लेके, देखिए ये अब यही होता है, यही नरेंद्र मोदी में भी खासियत है, ये सिमिलरिटी है कि पब्लिक इमेज को ही चेंज कर दिया। भाई आप हारे हो लेकिन आप बाजीगर हो, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को पता था कि सरकार तो जाएगी 1900, कोई ताकत नहीं बचा सकती, लेकिन बेटा जब अगला इलेक्शन होगा ना तो यही लोग जो है भर भर के बीजेपी को वोट देंगे, क्योंकि इमेज क्या जा रही है कि एक इंसान ने, मालूम था वो हारेंगे बट स्टिल सरकार बना के उन्होंने लात मार दी पोस्ट को। ये हिसाब किताब है। फिर वही 13 दिन, वही 1.5 घंटे की जबरदस्त स्पीच दिया पे अटल बिहारी वाजपेयी ने। फिर मौका आता है 1998 में, क्योंकि 1996 में हम सबको पता है भैया इंदर कुमार गुजराल आए, एचडी देवेगौड़ा आए, पहले अटल बिहारी वाजपेयी है फिर एचडी देवेगौड़ा आए, ठीक है। हालांकि उनको भी बहुत बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, खैर वो तो पीवी नरसिम्हा राव ने बहुत उसको हैंडल किया, बहुत अच्छे से हैंडल किया। फिर उसके बाद आई गुजराल आए, इंदर कुमार गुजराल जो कि बहुत बड़े नेता थे, आईएएस ऑफिसर, उनकी भी कहानी जबरदस्त है, बट हो नहीं पाया कुछ। अगेन 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने फिर से 182 सीटें मिली। इस बार 13 की 13 पार्टियां, भैया आप ही आओ संभालो हमको। बट अगेन ये जो 13 है ना, 13 नंबर, ये बड़ा दिक्कत। 13 दिन 13 पार्टियां 13 महीने। फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो है खाली 13 महीने चली। और उस समय सुब्रमण्यम स्वामी, देखिए सुब्रमण्यम स्वामी जो थे ना, आज तो बीजेपी में, लेकिन उस समय कांग्रेस में थे, और सुब्रमण्यम स्वामी ने उस समय बीजेपी की नैया डुबोई थी। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, तो एक चाय पार्टी दी थी यहां पे, उसमें AIDMK की लीडर जयललिता भी आई थी और उन्होंने सपोर्ट खींच लिया था, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड 370। अटल बिहारी वाजपेयी में एक बहुत बड़ी बात यह थी कि वो, और जो इसमें अटल बिहारी वाजपेयी को ज्यादा मार्क्स मिलते कि वो सारी पार्टियों को साथ में लेके चलते थे, सारी पार्टियों को साथ में लेके चलते थे, ठीक है। और अगर कोई भी पार्टी प्रॉब्लम में है, उनको दिक्कत है, तो उसकी पार्टी का भी वो समर्थन करते थे। अब इसका हमको 2002 जब 2002 में दंगे हुए, ठीक है, गुजरात में, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने साफ बोल दिया था, भाई वो फेमस, वो तो ऑन रिकॉर्ड है
कि जब अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी प्रेस पे बैठे हुए थे और सीधा सीधा अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला कि नरेंद्र मोदी को राजधर्म निभाना चाहिए, तो बगल में नरेंद्र मोदी बैठे थे और उन्होंने बोला वही निभा रहे हैं साहब, थोड़ा सा तलखियां साफ हो गई। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं चाहते थे कि नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर रहे, वो एकदम चाहते थे कि नरेंद्र मोदी इस इवेंट के बाद इस्तीफा दें, चाहे जो हो जाए। गोवा में कार्यकारिणी बैठक हुई थी जिसमें प्लेन में लाल कृष्ण अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी बैठे हुए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जब बाहर भी गए थे, फॉरेन दौरे पे भी गए थे, तब भी वहां पे लाल कृष्ण अडवाणी को यह बोला था कि अब नरेंद्र मोदी को हटा देना, बट वो सुलझाने में नाकामयाब हुए। नरेंद्र मोदी अगेन दिमाग बहुत चलता था उनका, अभी भी चलता है, उन्होंने ये बात भांप ली। अब नरेंद्र मोदी ने क्या किया ना कि देखिए इधर हम देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में ले जाता हूं। 1998 में क्या हो रहा है यहां पे, 1998 में हो ये रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी उधर गुजरात की सत्ता के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। केशु भाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला, ये दो बहुत बड़े लीडर थे गुजरात के, यही चीफ मिनिस्टर बनते थे। जब 1998 में जब पूरी सत्ता यहां पे बीजेपी को मिली गुजरात की, तो चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? अब देखिए दोनों में से कोई भी चीफ मिनिस्टर बने, भले केशु भाई पटेल ही थे, लेकिन कोई भी चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन शंकर सिंह वाघेला ने विद्रोह कर दिया था कि भाई मैं भी सीनियर हूं। लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत यह थी नरेंद्र मोदी, तब दोनों ने बोला कि भैया इसको पहले दिल्ली में भेजो, तो दिल्ली में भेजा जनरल सेक्रेटरी बना के। नरेंद्र मोदी को गुजरात से ही हटा दिया कि यह बहुत बड़ा खतरा है हमारे लिए। अब देखिए नरेंद्र मोदी कितना जरूरी है, वो पूरी पार्टी को अपने फेवर में करके चले गए थे। आपको पता है कार्यकर्ता मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक हर कोई नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में था। इनफैक्ट बीजेपी का जो अपर लीडर्स थे वो नरेंद्र मोदी, भाई अटल बिहारी वाजपेयी ही चाहते थे उस समय प्रधानमंत्री। क्यों चाहते थे? क्योंकि देखिए बहुत सारी पार्टीज ने ये बोला, जैसे तेलुगु देशम पार्टी है, AIDMK है, उन सब ने ये बोला था कि 2002 के जो दंगे हुए ना वो बहुत गलत है और उसमें फिर इस्तीफा देना चाहिए यहाँ पे नरेंद्र मोदी को। अटल बिहारी वाजपेयी को पता था कि भाई हमारी गठजोड़ की सरकार है, अगर कुछ भी इधर उधर होता है तो गुजरात के चक्कर में हमारी केंद्र की सत्ता चली जाएगी। तो इसीलिए वो चाहते थे कि ये बात समझे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने क्या देखे दांव क्या खेला, ये भाई मीटिंग से पहले ही नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा दे दिया। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी लाल कृष्ण अडवाणी अनाउंस करें, वो पहले ही इस्तीफा दे दिया। और जैसे ही ये बात फैली तुरंत हल्ला हो गया बीजेपी के अंदर कार्यकर्ताओं में कि हम इस्तीफा नहीं देने देंगे नरेंद्र मोदी को। बच गई उनकी सीट। तब उस समय अटल बिहारी को यह पता चला कि भाई बहुत बड़ा लीडर हो गया है। हालांकि आपको बता दूं कि 2001 में नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर बने थे गुजरात के, और 2000 के बाद नरेंद्र मोदी ने जबरदस्त डेवलपमेंट किया है गुजरात में, नो डाउट। मैं खुद गुजरात गया हूं दोस्तों, शानदार डेवलपमेंट है। गुजरात मॉडल की बात होती है और होनी भी चाहिए। हालांकि इसमें यह भी तर्क दिया जाता है कि भाई ऐसा है कि गुजरात तो पहले से ही बहुत ज्यादा डेवलप था, है ना, लेकिन दोस्तों इसको और ज्यादा शीट्स पे ले जाना वो नरेंद्र मोदी ने किया है। गुजरात में वो काम दिखता है, ठीक है ना, ये चीज है। अब हम यहां पे बात करते हैं थोड़ी सी काम की जो अटल बिहारी वाजपेयी ने की, और पैरेलली में नरेंद्र मोदी की भी बातें भी आपको बता दूंगा। काम की बात करें तो दोनों इक्वल फुटिंग पे खड़े हैं, दोनों को इक्वल मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। नरेंद्र मोदी भी बहुत मेहनती, अटल बिहारी वाजपेयी भी। तो सबसे पहले जो नई टेलीकॉम पॉलिसी थी जो कि राजीव गांधी, भाई उन्हीं को ही तो फादर ऑफ आईटी, फादर तो नहीं बोलेंगे बट आईटी का एक तरीके से शुरुआत करने वाला तो उन्हीं को ही बोला जाता है, ठीक है। इनोवेशन तो उन्होंने किया, और जो हमारी नई टेलीकॉम पॉलिसी है वो अटल बिहारी वाजपेयी लेके आए, है ना। उस समय भैया समझिए कि पूरा भारत चेंज हो रहा था। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, भाई रोडों की हालात बहुत ज्यादा खराब थे, वो अटल बिहारी वाजपेयी। और अगेन उसको नरेंद्र मोदी जो है वो 2 कदम आगे ले जा रहे हैं, क्योंकि इस समय नितिन गडकरी इतना शानदार काम कर रहे हैं। अगर हम रोड्स की बात करें, क्या बताएं, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, ढेर जगह। अब ये नरेंद्र मोदी भी इसको भी आगे ले जा रहे हैं, क्योंकि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां देखो क्या होता है ना कि अगर केंद्र में भी वही सरकार है, राज्य में भी वही सरकार, तो कोऑर्डिनेशन बढ़िया होता है। कहते हैं ना डबल इंजन की सरकार तो बढ़िया रहती है। डिसइन्वेस्टमेंट शुरू किया, यहां पे भी दोनों सेम है। नरेंद्र मोदी जब आए तो प्राइवेटाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया, प्राइवेट प्लेयर्स, FDI आने लगा। तो यहां पे लोगों का यही कहना था कि भैया तुम तो कैपिटलाइजेशन कर रहे हो, डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो। और यही डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय शुरू हुआ था। तो यहां पे हमको सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है, ठीक है ना। एजुकेशन को एज अ फंडामेंटल राइट, ये सबसे बड़ी उपलब्धि जो है सर्व शिक्षा अभियान, 86th अमेंडमेंट एक्ट जो आया है अटल बिहारी वाजपेयी के समय में कि 6 से 14 साल के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी, ये कमाल कर दिया। देन उसके बाद जो भैया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए नए डिपार्टमेंट बनाना,
यहां पे नरेंद्र मोदी को मार्क्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। नरेंद्र मोदी इसमें बाजी मार लेते हैं क्योंकि सबसे जबरदस्त अगर नरेंद्र मोदी का काम है वो नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है। नॉर्थ ईस्ट में नरेंद्र मोदी ने कमाल कर दिया है। जब मैं मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी को कंपेयर करूंगा, इसमें मनमोहन सिंह को भी बहुत बड़ा श्रेय जाता है तो आपको मैं बताऊंगा, लेकिन डेफिनेटली अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो काफी कुछ इस समय हो रहा है और इसका पूरा का पूरा तो नहीं लेकिन काफी हद तक यहां पे नरेंद्र मोदी को श्रेय जाता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये बहुत जरूरी था। देन उसके बाद दिल्ली लाहौर बस रूट। अच्छा, दो बहुत बड़ी यहां पे दिक्कतें हुई थी जब अटल बिहारी वाजपेयी जो है प्रधानमंत्री थे, ठीक है। एक तो नहीं, दो नहीं, एक लाहौर डिक्लेरेशन, जब अटल बिहारी वाजपेयी पूरी की पूरी बस लेकर लाहौर गए थे और एक महीने बाद कारगिल हुआ था 1999 में, ठीक है। 4 मई को जब कैप्टन सौरभ कालिया की टीम गई थी और किस तरीके से उनकी लाश के साथ बर्बरता की गई वो हम सबको पता। कारगिल पे मैंने ढेरों लेक्चर लिए हैं और 26 जुलाई ऑपरेशन विजय, हमने कारगिल पे फतेह पाई। मैं अभी एक इंटरव्यू देख रहा था तो उसमें पाकिस्तानी लीडर से एक पत्रकार बहुत अच्छा सवाल करता है कि आप एक बात बताइए, आप बोलते हो भारत की गलती है, आप एक बात बताओ कि जब अटल बिहारी वाजपेयी आए तब 1 महीने बाद आपने कारगिल कर दिया, जब नरेंद्र मोदी आए तब 1 महीने बाद आपने पुलवामा कर दिया, तो आप एक बात बताइए, रिश्ते तो आप बिगाड़ रहे हो, पाकिस्तान बिगाड़ रहा है, यहां तो रिश्ते ठीक करने की बात हो रही है, तो आप चाहते क्या हो? यह हिसाब किताब सीधा उन्होंने बोला तो और कोई जवाब नहीं था। तो ये जो कारगिल वॉर था ये भी अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ था। लाहौर, एक सबसे बड़ी उपलब्धि, भारत न्यूक्लियर पावर अटल बिहारी वाजपेयी के समय बढ़ा, इसमें अटल बिहारी वाजपेयी को ज्यादा मार्क्स है। न्यूक्लियर पावर, भाई हमने 1974 में ऑपरेशन लाफिंग बुद्धा किया, लेकिन ऑपरेशन लाफिंग बुद्धा जो है वो सक्सेसफुल रहा, बट उसके बाद हमने कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया। फिर 1998 में पोखरण को जो टेस्ट था, आपको पता है ना कि उस समय जो अमेरिका ने सैटेलाइट्स लगा रखी थी, ठीक है, तो साइकिल्स में, ठीक है, डाले में भर भर के मटेरियल गया है न्यूक्लियर का ताकि अमेरिका देख ना ले, और छुप के हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया और भारत एक न्यूक्लियर पावर हो गया। सबने सैंक्शंस लगाए, फ्रांस और रशिया ने इसका समर्थन किया, बाकी सबने सैंक्शंस लगा दिए, ठीक है। और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी, बिल क्लिंटन का फोन आता अटल बिहारी वाजपेयी को, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना निकाल देंगे तुमको, तुम्हारे देश को आइसोलेट कर देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला बोलते रहो, जो करना है कर लो, हम यहीं पे हैं, ठीक है, यहीं पे बैठे हुए हैं, कर लो, ठीक है, बाय बाय। उसके बाद फिर हाथ रखा कंधे पे भारत के, अमेरिका ने कि ठीक है चलो, अच्छा तुमने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है बट तुम्हारी एक प्रॉपर डॉक्ट्रिन होनी चाहिए। तो फिर भारत ने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बनाई और उसके कुछ ही दिन बाद पाकिस्तान ने भी टेस्ट कर लिया और पाकिस्तान के अभी तक कोई न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है नहीं, ठीक है। तो ये जो प्रधानमंत्री का टेन्योर था, जबरदस्त अचीवमेंट रहे हैं यहां पे अटल बिहारी वाजपेयी की, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। और इसी में ही आपको बता दूं कि अगर स्कीम्स की बात करें तो स्कीम्स में नरेंद्र मोदी को ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि ढेरों स्कीम्स जो है वो नरेंद्र मोदी ने लॉन्च करके रखी है, स्पेशली स्वच्छ भारत अभियान। ये एक एटीट्यूड में ही आना कि भाई स्वच्छता बहुत ज्यादा जरूरी है, वो लॉन्च किया। उज्ज्वला स्कीम एक बहुत बड़ी सक्सेसफुल हुई, ठीक है। आयुष्मान भारत बहुत बड़ी, 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को इंश्योरेंस कवर के अंदर लेके आना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि जो है। और आपको बता दूं कि जो फॉरेन रिलेशंस हैं, फॉरेन रिलेशंस दोनों के ही समय में बहुत बढ़िया थे, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी फॉरेन रिलेशंस बढ़िया किए और नरेंद्र मोदी के समय वो एक स्टेप और आगे ले गए कि फॉरेन रिलेशन जो है वो इस समय बहुत बढ़िया है। यूक्रेन रशिया पे भाई सबने नरेंद्र मोदी की तरफ देखा कि भाई नरेंद्र मोदी कुछ कर पाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है, ये चीज है। और भारत रत्न 2015 में मिला। देखिए अवार्ड्स के मामले में तो डेफिनेटली अटल बिहारी वाजपेयी, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, हम सबको पता है कि सबसे ऊपर भारत रत्न, देन पद्म विभूषण आता है एंड देन पद्म भूषण आता है। और हम सब फिर 16 अगस्त 2018 में अटल बिहारी वाजपेयी का देहांत हुआ, उस समय नरेंद्र मोदी भी उनसे मिलने गए थे। तो ये जो पोखरण टेस्ट था, ठीक है, ये इसने हमको न्यूक्लियर पावर बना दिया और ये कमाल उस समय, क्योंकि बड़ा प्रेशर था, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, ये हिसाब किताब, ठीक है। इस पर बहुत अच्छी मूवी भी बनी है, वो जॉन अब्राहम की नहीं है। चलो आगे देखते हैं। तो नरेंद्र मोदी के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया सब। अच्छा, 2014 में जब इनकी पार्टी आई, अच्छा ये बहुत बड़ी बात है, नरेंद्र मोदी में सबसे खास बात यह है कि उनमें सारे प्रधानमंत्रियों का ब्लेंड देखने को मिलता है, ठीक है। उसमें उनमें जो है, जैसे नरेंद्र मोदी खुद ही करेंगे, मतलब उनका डिसीजन फाइनल रहता है। उनके जीएसटी, भाई देखो जीएसटी शुरुआत में तो बड़ी दिक्कत कर रहा था, लेकिन अब जीएसटी से इतना भर भर के लाभ हो रहा है, सरकार बहुत पैसा कमा रही है जीएसटी से, आपको पता है, बहुत ज्यादा पैसा कमा रही है। शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, सिस्टम समझने में ही प्रॉब्लम हो गई। इसमें जैसे बहुत सारे दुकानदार थे वो टैक्स नहीं भरते थे, ठीक है, खूब टैक्स की चोरी, अब जीएसटी के अंदर आ गए वो
और धर धर के रेड मार रही है यहां पे जो सरकार है। तो आप ये जीएसटी से, लेकिन डीमोनेटाइजेशन, दो सबसे बड़े डिसीजन जो रहे, डीमोनेटाइजेशन एक बहुत ही ड्रास्टिक कदम था, ठीक है, ये नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी के समय कम्युनैलिटी, जो ये कम्युनल टेंशन है वो ज्यादा बढ़ी, ठीक है, कम्युनल टेंशन काफी ज्यादा बढ़ी भाई। एनआरसी सीएए वाला हिसाब किताब जो रहा वो रहा। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी को ज्यादा मार्क्स दिए जाएंगे क्योंकि कम्युनल टेंशन अटल बिहारी वाजपेयी के समय थी ही नहीं, है ना। लेकिन नरेंद्र मोदी के समय कम्युनल टेंशन काफी ज्यादा रही हैं। आंदोलन ज्यादा हुए, आंदोलन बहुत ज्यादा हुए। सबसे बड़ा तो भाई किसान आंदोलन, किसान आंदोलन जो फार्मर आंदोलन था, फार्मर प्रोटेस्ट था, वो बहुत ज्यादा, फिर उसके बाद फाइनली सरकार को झुकना भी पड़ा, ठीक है। तो उसमें भी अटल बिहारी वाजपेयी को ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, ये चीज है, ठीक है। डिप्लोमेसी में नरेंद्र मोदी बाजी मारते हैं, नो डाउट बाजी मारते हैं, ठीक है, बहुत ही नाप तोल के ये बात कहते हैं, ठीक है। ये इनकी माता जी हैं और अभी आपको पता ही है कि इनका भी जो है इनका देहांत हुआ। और परिवार से ज्यादा बाद में तो कुछ था नहीं, मतलब एक तरीके से इनके भाई बताते कि अब खाली वो माता जी से मिलने आते थे, बाकी तो परिवार को उन्होंने बहुत पहले ही छोड़ दिया था। तो ये डिग्री की ये सब तो बता ही दिया हूं, इसमें तो ज्यादा ये चीजें नहीं है। आगे देखते हैं कि आगे और क्या क्या पॉइंट्स जो हैं वो हैं। तो सोशल मीडिया, एक चीज और है कि मोदी जी जो है वो आम लोगों से बहुत जल्दी कनेक्ट करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भी कनेक्ट करते थे लेकिन इतना नहीं, इसमें मोदी जी को ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। वो आम लोगों से, वो आपको पबजी खेलते हुए दिख जाएंगे, वो आपको डांस करते हुए दिख जाएंगे, वो आपको ड्रम बजाते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे जो नरेंद्र मोदी जी है ना, पब्लिक सेंटिमेंट इसीलिए बहुत ज्यादा रहता है पब्लिक का। एक और सबसे बड़ी बात जो नरेंद्र मोदी की लगती है, द आर्ट ऑफ साइलेंस। कितना भी आप गालियां देते हो नरेंद्र मोदी को, वो बोलते ही नहीं, वो शांत रहते हैं। तो पब्लिक में ये इमेज बनती है कि देखो ये होता है नेता, ठीक है, आप कितना भी कुछ भी बोल लो, है ना, ये चीज है। सोशल मीडिया का यूज, टेक्नोलॉजी, सिटीजन से कनेक्ट होना और अपनी पॉलिसीज को प्रमोट करने के लिए बहुत बढ़िया। ट्विटर और फेसबुक आज के नए जमाने के टूल्स है, तो इसमें बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि इसमें भारत के जो नेबरहुड, भारत के पड़ोसियों से भी जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हुए हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस और डिफरेंस तो मैंने वैसे आपको बता ही दिया, बट फिर भी चलिए हम पीपीटी के हिसाब से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी दोनों की बात करें तो अगर प्राइम मिनिस्टर टेन्योर की बात करें तो नरेंद्र मोदी इसमें जीतते हैं भाई। वो दो लगातार भाई अब तो 10 साल होने आए हैं, है ना। और अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो ज्यादा समय के लिए नहीं थे, ठीक है, वो 6 साल के लिए लगभग थे, है ना। तो ये हिसाब किताब है। और आपको बता दूं कि बोथ वाजपेयी एंड मोदी आर कंसिडर्ड इन्फ्लुएंशियल लीडर्स इन द बीजेपी एंड हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन इंडियन पॉलिटिक्स, ओके, ये चीज है। देन उसके बाद दोनों ही जो है वो बीजेपी के लीडर्स थे, आरएसएस से ही दोनों ने अपना करियर जो है वो शुरू किया था। और वाजपेयी जो है इट इज रिगार्डेड एज द मोस्ट कैरिज्मेटिक एंड पॉपुलर लीडर एंड ऑफन रिफर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन टेलीकॉम रेवोल्यूशन। भाई उस समय जो इकोनॉमी खोली थी, जितनी भी टेलीकॉम, भाई वोडा हो गया, रिलायंस उस समय, ठीक है, तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत बड़ा रोल था। फिर जो क्वाड्रिलेटरल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है वो अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको किया था, ठीक है। बहुत समय पे, मतलब बहुत इंसिडेंट्स हमको दिखते हैं जब ऐसी मुलाकात हमको देखने को मिलती है। देन उसके बाद अगर हम मोदी जी की बात करते हैं तो डिजिटल इंडिया हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, स्कीम्स ज्यादा नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की है, ठीक है। आते ही प्रधानमंत्री जन धन योजना, उसके बाद फिर आपका ये जो स्वच्छ भारत अभियान जो कि बहुत जबरदस्त है, उज्ज्वला स्कीम सरकार की सबसे सक्सेसफुल स्कीम, हाउसिंग फॉर ऑल, अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल। देन ये चीज नरेंद्र मोदी, एक और चीज है उनमें कि बहुत अपनी जो पॉलिसीज है उनको वो जनता तक पहुंचा देते हैं, है ना। लेकिन पार्टीज को लेने में, साथ में ले चलने में जो कोलिशन है उसमें जो श्रेय है वो अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी से पॉलिटिकल पार्टीज खफा रहती है, उनका सीधा है नरेंद्र मोदी का, भाई ये करूंगा, जो करना है कर लो, यही मेरा डिसीजन है ना, ये चीज है। तो बोथ लीडर्स आर कंसीडर्ड टू बी पावरफुल एडिटर्स एंड हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट इन शेपिंग द आइडियोलॉजिकल डायरेक्शन ऑफ द बीजेपी। इस समय तो बीजेपी जीती रही है ना, ये हिसाब किताब है। सिमिलैरिटीज बताई दी है मैंने, ठीक है, दोनों ही प्रधानमंत्री रहे, दोनों ही स्ट्रॉन्ग लीडर्स थे, अब इसको तो दोबारा मैं ज्यादा रिपीट नहीं करूंगी।